हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग है एपिसोड नंबर 3। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने इको स्पोर्ट्स से हाटू टेम्पल की काफ़ी स्टीप चढ़ाई कवर की और वहाँ पे इको स्पोर्ट ने हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा साथ दिया। अभी रोड स्मूथ चल रही हैं, लेकिन जैसे ही नाको नज़दीक आता जाएगा रोड्स ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, जहाँ से आप लोगों को इको स्पोर्ट की प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रिकॉन्ग व्यू की तरफ। रोड्स इतनी अच्छी है ना, और इको स्पोर्ट का चलाने का सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि रोड में इतने ज़्यादा कर्व्स हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कर्व आने पे मैं जानबूझ के ऐसे हो जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा पिलर थिक है तो ऐसे करके देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे। लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जितना मोड़ रहा हूँ ना, उतना ट्रैवल कर रही है गाड़ी। लेन से दूसरी लेन में जा नहीं रही है, जिस लेन में चल रही है गाड़ी उसी लेन में चल रही है। तो इको स्पोर्ट का हाई स्टेबिलिटी का और आपका स्टीयरिंग फीडबैक जो सबसे अच्छा है, उसका फ़ायदा यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो रोड्स आप देख ही पा रहे होंगे किस तरीके का टर्न है। अब गाड़ी मेरी 40 to 50 के बीच में चल रही है, 40 to 50 आराम से चल रही है, 60 भी पहुँच जाती है यहाँ पे। अब जैसे सीधी रोड मिली है तो ये 65 के करीब पहुँच गई गाड़ी, 5th गियर भी लगा लिया मैंने। लेकिन जैसे ही मोड़ आ रहा है, मेरी ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी काम कर रही है और मैं एक भी लेन को क्रॉस नहीं कर रहा। जिधर स्टीयरिंग को दिखा रहा हूँ कि इधर की तरफ जाना है, उधर की तरफ ही स्टीयरिंग जा रहा है। अगर आपका स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि सामने से जो गाड़ी आ रही है आप उसको भी हिंडर नहीं करोगे, मतलब उसकी भी लेन में दखलंदाजी नहीं दोगे, और पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं दोगे। मतलब आप अपने लेन में चलते रहोगे, आपको दूसरे से मतलब नहीं है। ये वाला टर्न मैंने अभी 35 की स्पीड पे लिया जस्ट अभी, और आपने देखा ही होगा कि मैंने लेन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सेम लेन में जिसमें चल रही थी गाड़ी उसी में ही चलती रही। क्या तेरे होठों को पता है। वो देखो पानी, कितना ज़्यादा करंट है पानी में। यहाँ पर देखो पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बड़ा पत्थर होगा आई गेस, उस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा करंट आ रहा है पानी का। रंबल स्ट्रिप पे खड़खड़ 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 हो के गड्ढे वाली रोड पे यार इतना ज़्यादा प्रेशर लग जाता है ना, ये समझो कि अभी 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 हो गया काम। इधर पेट्रोल पंप पे ज़रा अभी खाली हो गया, इतनी अच्छी सी फीलिंग हुई है ना। बाकी आपने अभी नदी का व्यू देखा, इतना तगड़ा व्यू था, क्या बताऊँ। चलो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारी ही गाड़ी को नहीं, बल्कि आगे भी आप गाड़ी देख रहे होंगे, स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी हुई है। हम सब गाड़ियों को रेड फ्लैग देकर यहाँ पर रोक दिया गया। अब यहाँ पर रोकने का रीज़न एक था कि आगे रोड पर ब्लास्टिंग हो रही थी। तो ब्लास्टिंग होती है बॉम्ब से, तो उस वजह से हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी गईं लगभग 10 मिनट के लिए। और जब वो ब्लास्टिंग पूरी हो गई तो हमें जाने की अनुमति मिल गई। अब इस तरीके की ब्लास्टिंग होने की वजह से ट्रैफिक को रोक देना हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आपको कई जगह मिल सकता है। मोस्टली आपको ये सब हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की वजह से पत्थर रोड पे आ जाता है
और उस पत्थर को हटाने के लिए ब्लास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप हिमाचल प्रदेश ट्रैवल करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ट्रैवल करें। कभी भी आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है, यही नहीं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए रोका जाएगा, गाड़ी को 1-1, 2-2 घंटे के लिए भी रोका जा सकता है कई सारे स्पॉट्स पर। डिपेंड करता है कि ब्लास्टिंग कितनी बड़ी है, कितने ज़्यादा पत्थर रोड पे आए हुए हैं। तो चलिए इन सब हर्डल्स को क्रॉस करते हुए हम चलते हैं इको स्पोर्ट से नाको की तरफ और आप करिए नज़ारों को एंजॉय। तो गाइस क्लिफ हैंगर सेक्शन में आ गए। अब ड्रोन तो है ही नहीं जो बाकी यूट्यूबर्स की तरह उड़ा के दिखा दूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, पूरी क्लिफ हैंगिंग है। ये देखो, मतलब गाड़ी बिल्कुल नीचे से जाती है, पहाड़ पूरा लटका हुआ पहाड़ है, मतलब टंगा हुआ पहाड़ है, गाड़ी बिल्कुल बीच में से आती है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर से निकल के जा रहे हो। जैसा पैच आप अभी देख रहे हैं, ऐसे पैचेस नाको पहुंचते वक्त आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये पैचेस सिर्फ 10 से 15 मीटर के होते हैं और काफ़ी ख़राब नहीं होते। इसके अलावा बाकी की रोड आपको एकदम मिलेगी बटरी स्मूथ।
अब जो ब्रिज आप इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे ब्रिज भी आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन जब इन ब्रिज को क्रॉस करते हैं हम, तब फील आती है एकदम रॉ वाली, एकदम पुरानी वाली, कि हाँ कोई ऐसी चीज़ भी है जो काफ़ी समय पहले की बनी हुई है और उस पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर हम उसको हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. अब यहाँ से अगर आप ध्यान दे रहे हो तो पहाड़ रूखे रूखे या फिर बिना पेड़ों वाले या फिर नुकीले चट्टानों वाले शुरू हो जाते हैं। हरियाली यहाँ से कम देखने को मिलेगी, सिर्फ इस तरीके के पहाड़ ही आपको आगे तक पूरी स्पीति वैली में 70 to 80% देखने को मिलेंगे। ये पहाड़ जो भी आपको ब्राउन और उजड़े हुए दिख रहे हैं, यही पहाड़ सर्दियों में सफ़ेद और बर्फ़ से ढके हुए दिखेंगे। अब इन पहाड़ों को दिन में मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको ज़्यादा इस एपिसोड में देखने को भी नहीं मिलेंगे। कुछ देर बाद रात हो जाएगी और रात का सफ़र आपको देखने को मिलेगा। बीच बीच में आपको इस तरीके के झरने भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी मैस्मराइजिंग खूबसूरत लगते हैं। अब इस पूरी स्पीति वैली ट्रिप में मेरा एक ही डाउट रहा, जैसा आप ब्रिज में दोनों तरफ देख पा रहे होंगे कि कुछ रंग बिरंगे फ्लैग्स लग रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि ये फ्लैग्स क्यों लगाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, अब रात का सफ़र शुरू हो जाएगा, तो रात हो गई है। अब पहले तो हमने सोचा कि रात में इस तरीके की ही स्मूथ रोड मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कवर होता गया, ना को नज़दीक आता गया, रास्ते ख़राब होने शुरू हो गए। अब जैसा कि लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में जिस तरफ भी पहाड़ होता है, उस तरफ तो ठीक लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जिधर खाई होती है, उस तरफ कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब क्योंकि रात के वक्त इन रोड पर ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं करता, तो ये रोड डरावनी हो जाती है, क्योंकि ना तो आगे किसी गाड़ी की लाइट और ना ही दूर दूर तक पीछे किसी गाड़ी की लाइट। तो हम सिर्फ अकेले ही होते हैं जो अपना ध्यान अपने आप रख सकते हैं। बट रात में एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, तो हमें रुक रुक कर चलना भी नहीं पड़ता, और सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी लाइट दिख जाएगी और हमें हॉर्न यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे खुद ध्यान नहीं रहा, हाई बीम कर रखी थी मैंने। अब इस जगह पर मुझसे गलती हो गई कि मेरी हाई बीम ऑन रह गई,
लेकिन गलती होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि रात में लो बीम से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि लो बीम थी प्रोजेक्टर वाली। तो जहाँ पर लाइट प्रोजेक्ट होती है सिर्फ वहीं पर उजाला रहता है, बाकी सब तरफ अंधेरा रहता है। और ये रास्ते भी काफ़ी गंदे थे, तो डर भी लग रहा था, इसलिए हाई बीम जलानी पड़ रही थी, जिससे कि आगे तक का रास्ता क्लियर दिख जाए। अब जो कार सामने से आ रही थी उसने भी डिपर नहीं दिया, तो मेरा भी ध्यान नहीं गया कि मेरी हाई बीम ऑन है या नहीं। तो इस जगह से रास्ते काफ़ी ख़राब शुरू हो चुके थे। अब जैसा कि मैंने बीच में बताया था कि जिधर की तरफ पहाड़ है उधर तो थोड़ा पता चल रहा है कि इधर की तरफ कुछ है, लेकिन जिधर की तरफ खाई है उधर कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, कितनी गहरी खाई है कितनी नहीं है। तो जब इस तरीके के रास्ते शुरू हुए, जिन्हें हम प्रॉपर ऑफ रोडिंग कह सकते हैं, क्योंकि कैमरे से देखने में इतना नहीं पता चल रहा था जितना रियलिटी में कार चलाकर पता चल रहा था। तो इस रास्ते पे मैंने लगभग 2 से ढाई घंटे ट्रैवल किया है, वो भी इतने काले अंधेरे में। खैर, मैं तो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग रात में ट्रैवल करें। मेरे अंदर तो ड्राइविंग का कीड़ा है, इस वजह से मैं कहीं नहीं रुका और गाड़ी चलाता गया। और मेरे पास में इको स्पोर्ट भी थी जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था। तो अब रात में ट्रैवल करने के बाद 11 बजे के लगभग हम लोग पहुंच गए नाको। नाको पहुंचने के बाद आगे का सफ़र नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो अगर मेरा ये व्लॉग या मेरे पिछले व्लॉग पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। उड़ गई भाई, भूत भूत भूत।